टेक योर एग्ज़ाम विद वाईफाई विज़न और सभी दोस्तों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लास्ट टाइम हमने जो व्यतिकरण शुरू किया था उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज का अपना जो मुख्य पॉइंट है वो है व्यतिकरण। तो ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। तो ये हम जानते हैं व्यतिकरण किसे कहते हैं। कि जब समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें किसी मीडियम में एक साथ संचरित होती है तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण के अंदर जो है वो तरंग की जो ऊर्जा है उसका पुनर्वितरण होता है, यानी कुछ बिंदुओं पे एनर्जी मैक्सिमम होती है और कुछ बिंदुओं पे एनर्जी न्यूनतम होती है। जहाँ एनर्जी मैक्सिमम होती है, या फिर हम ऐसे बताएं इसको कि जहाँ आयाम अधिकतम होता है वहाँ तीव्रता भी अधिकतम होता है, उस घटना को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जहाँ आयाम न्यूनतम है तो वहाँ तीव्रता भी न्यूनतम होगी और उस घटना को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण के दो प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम व्यतिकरण किसे कहें, जब समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें किसी मीडियम में एक साथ संचित होती है तो अध्यारोपण के क्षेत्र में कुछ बिंदुओं पे तीव्रता अधिकतम और कुछ पे तीव्रता न्यूनतम होती है। इस ऊर्जा पुनर्वितरण की घटना को ही हम ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। तो ये मैंने बताया कि तीव्रता अधिकतम होती है और तीव्रता न्यूनतम भी होती है। तो ऊर्जा का जो पुनर्वितरण होता है कुछ पॉइंट पे मैक्सिमम कुछ पॉइंट पे न्यूनतम, इसको हम व्यतिकरण की घटना से बताते हैं। तो देखो व्यतिकरण के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। इसमें पहला है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। अब इनका हम डेरिवेशन जो इसके जो मैथमेटिकल मान है वो भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। अब देखो जैसे मान लेते हैं मीडियम के अंदर दो ध्वनि तरंगें एक साथ संचित हो रही हैं और जिनके लिए वेव या फिर आयाम का मान ये है। प्रथम वेव के लिए आयाम का मान कितना a1 और दूसरी वेव के लिए आयाम का मान कितना है a2। तो संपोषी व्यतिकरण हम किसे कहेंगे कि जब समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें किसी मीडियम में संचित होती है तो अध्यारोपण के क्षेत्र में इनके परस्पर आयाम जुड़ने से परिणामी तरंग की तीव्रता वो बढ़ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। अब देखो प्रथम वेव है उसका आयाम a1 है, दूसरी वेव का आयाम a2 है, तो परिणामी जो वेव बनेगी उसके लिए आयाम कितना आएगा, यानी संपोषी व्यतिकरण की घटना में आयाम जो है वो आपस में जुड़ जाता है। तो टोटल आयाम कितना होगा a1 प्लस a2। और ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि आयाम जो है वो तीव्रता पे कैसे डिपेंड करती है, इसका गणितीय मान भी निकालेंगे। तो इसका एक सीधा सूत्र है, तीव्रता बराबर है आयाम का स्क्वायर, और कांस्टेंट यहाँ हम k लेते हैं और a की जगह कुछ पॉइंट पे हम r भी लिखते हैं। तो I बराबर है KR², और I समानुपाती है किसके, R² की। इसका मतलब क्या है कि जब आयाम अधिकतम है तो तीव्रता भी क्या होगी, अधिकतम। तो ये जो पहली कंडीशन है कि दो वेव हैं और दोनों का आयाम कितना, पहली का a1 है दूसरी का a2, तो परिणामी जो वेव है उसके लिए आयाम कितना a1 प्लस a2। तो जब आयाम मैक्सिमम है इसका मतलब तीव्रता भी क्या होगी, मैक्सिमम यानी अधिकतम होगी। अब सेकंड पोजीशन है विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण मान लेते हैं दो वेव किसी मीडियम में संचरित हो रही है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि संपोषी व्यतिकरण में जो वेव है वो आपस में किस में होती है, समान कला में, और विनाशी व्यतिकरण में जो है वो आपस में विपरीत कला में होती है। तो ये मान लिया हमने कि प्रथम वेव के लिए आयाम कितना a1 है और दूसरी वेव जो है उसके लिए क्या है, आयाम a2 है। तो ये दोनों वेव जो आपस में विपरीत कला में है, इसलिए परिणामी जो तीव्रता है
उसको हम कैसे बताएंगे, टोटल A1 माइनस यानी ये आपस में, ठीक है ना, क्योंकि ये आयाम पॉजिटिव यानी विपरीत कलन, इसलिए एक का पॉजिटिव दूसरा क्या है नेगेटिव, तो आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा A1 माइनस A2। तो विनाशी व्यतिकरण और दूसरा क्या है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा अपना है विनाशी व्यतिकरण। अब इस व्यतिकरण की घटना के अंदर हमें व्यतिकरण का जो है मैथमेटिकल मान है वो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसमें व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण यानी इसका जो मैथमेटिकल रिजल्ट है वो क्या होता है। तो देखो इसमें व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, तो ये मान लेते हैं कि किसी मीडियम के अंदर दो ध्वनि तरंगें समान कला में संचरित हो रही है और जिनका जो कलांतर है वो फाई यानी हमने स्थिर माना है, माना तरंगे समान कला में और कलांतर जो फाई है ये हमने नियत मान लिया। तो माना कि दो जो ध्वनि तरंगे हैं वो समान कला में संचरित हो रही है और जिनके लिए जो कलांतर है वो हमने नियत या स्थिर मान लिया और वेव जो है वो एक्स एक्स डायरेक्शन में संचरित हो रही है। अब हमने दो ध्वनि तरंगों के लिए यहाँ जब गणना करनी है तो दोनों ध्वनि तरंगों के लिए हम यहाँ विस्थापन के समीकरण लिखेंगे। तो माना दो ध्वनि तरंगें निम्न है। तो मान लेते हैं जो प्रथम वेव आ रही मीडियम के अंदर उसके लिए विस्थापन है y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx, ये समीकरण नंबर 1। और दूसरी वेव जो मीडियम में आ रही है उसके लिए हमने विस्थापन की समीकरण जो है y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस का kx प्लस फाई। तो जो दो वेव आ रही है मीडियम के अंदर उसके लिए हमने विस्थापन के समीकरण लिख लिए हैं, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। और इससे पहले हमने पढ़ा है अध्यारोपण का सिद्धांत, उसके अंदर हम क्या करते हैं जो भी वेव आ रही है सभी वेव के विस्थापन को हम आपस में ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं। तो देखो अध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों तरंगों के विस्थापन को आपस में जोड़ना है। तो कुल परिणामी विस्थापन कितना आएगा, परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2। तो y1 का मान समीकरण 1 से तो A1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx और y2 A2 साइन ओमेगा टी माइनस का kx प्लस फाई। अब अपने को ये जो इक्वेशन है समीकरण इसको हल करना है। तो ये पद तो पहले हम एज इट इज़ रखेंगे और जो सेकंड है इसमें देखो आप साइन a प्लस बी। तो मान लेते हैं जो ओमेगा टी माइनस का kx है उसको हमने a मान लिया और जो फाई है उसको हमने क्या मान लिया b। तो अब ये सूत्र किसका हो गया साइन a प्लस बी। तो ये हम जानते हैं साइन a प्लस बी का सूत्र क्या होता है साइन a प्लस बी। तो ये हो गया साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। ठीक है ना, इसका उल्टा क्रम लेना। अगर आप पहले यहाँ साइन लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा कोस, तो साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। अब इसका हम क्या करेंगे यहाँ विस्तार करेंगे। देखो विस्तार करने से अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, ये पद सेम रखेंगे तो y बराबर हो गया A1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब यहाँ साइन a प्लस बी का यहाँ मैं सीधा विस्तार कर रहा हूँ और साथ में A2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ गुण। देखो इसमें साइन a, तो a का मान कितना ओमेगा टी माइनस kx। तो A2 पहले बाहर क्या है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो साइन a, तो a का मान कितना है
ओमेगा टी माइनस का के एक्स साइन ए कोस बी, और कोस बी का मान कितना है 5। तो ये होगा ना A2 साइन ए कोस बी प्लस और A2 यहाँ साथ में गुणा तो A2 इधर आएगा, A2 कोस ए, तो कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स और साइन बी, तो ये हो गया साइन 5। ठीक है। अब इसमें आगे देखो y बराबर है, सबसे पहले यहाँ हम कॉमन लेंगे साइन ओमेगा टी माइनस, सॉरी ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, लिखने में मिस्टेक कर दिया थोड़ा, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो इसमें देखो साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स और इसमें भी साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा A1 प्लस ये बच गया A2 कोस 5, तो A1 प्लस A2 कोस 5 और ये आ गया साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस, अब यहाँ प्रथम पद में हमने क्या है साइन ओमेगा टी माइनस को के एक्स को बाहर रखा है, तो इसमें क्या करेंगे कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स और बाकी जो पद है वो एक साथ, तो प्लस कितना हो गया A2 प्लस A2 साइन 5 और कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 को वापस हल करेंगे और इसको हल करने के लिए हम यहाँ फिर A1 प्लस A2 कोस 5 और दूसरा पद जो है A2 साइन 5, इनको फिर एक नया कांस्टेंट मानेंगे। तो देखो इसमें मान लेते हैं A1 प्लस A2 कोस 5 बराबर एक कांस्टेंट ले लिया हमने R कोस थीटा, दूसरा है A2 साइन 5 और इसको हमने एक कांस्टेंट मान लिया R साइन थीटा। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि R कोस थीटा और R साइन थीटा हमने क्यों माना है, इस ऊपर वाली समीकरण यानी इक्वेशन नंबर 3 को हल करने के लिए। और ये थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ जब कोस 5 है तो यहाँ आप कोस थीटा के फॉर्म में पद लेंगे, तो R कोस थीटा, और जब साइन है तो क्या आएगा यहाँ R साइन थीटा, और इसको आप एक नया समीकरण लिख दें समीकरण 4 और ये समीकरण 5, क्योंकि इसी समीकरण हम आगे यूज करेंगे। तो देखो वापस ये जो समीकरण 4 और 5 के मान हैं पुनः समीकरण 3 में रखो, तो y बराबर देखो R कोस थीटा और ये बच गया साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस ये हो गया R साइन थीटा और कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो देखो y बराबर है, वापस उसी पद में लिखना है साइन a प्लस बी में, तो देखो साइन a कोस b, तो y बराबर है r दोनों में कॉमन है, प्रथम पद में भी और दूसरे पद में भी, तो r साइन a, तो a का मान ये है और b का मान यहाँ थीटा, तो r साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स और प्लस कितना है थीटा, और इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 6। तो r साइन a प्लस बी, तो साइन a कोस b, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, तो ये है समीकरण नंबर 6। अब यहाँ फिर हम क्या करें, यहाँ फिर एक r जो हमने कांस्टेंट लिया है वापस पुनः वही मान आ रहा है, तो इस फिर r का मान वापस कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर r जो है वो क्या है आयाम, क्योंकि हम जानते हैं कि विस्थापन की जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में लिखते हैं, y बराबर है a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, तो r बराबर यहाँ के आयाम, तो हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, तो यहाँ r जो किसके बराबर है a के बराबर है, इसका मतलब अपने को यहाँ फिर जो है वो r का मान यानी आयाम का मान ज्ञात करना है। तो r का मान जो है वो हम समीकरण 4 और 5 से ज्ञात करेंगे। तो देखो इसमें मेरे हिसाब से यहाँ तक अपने कोई दिक्कत नहीं है कि
व्यतिकरण का जो मैथमेटिकल जो अपने को रिजल्ट निकालना है कि आयाम क्या होगा, तीव्रता क्या होगी और कलांतर क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम दो समीकरण लेंगे ध्वनि तरंग के लिए। और हम जानते हैं इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो प्रथम वेव के लिए आयाम हमने a1 लिया, दूसरे के लिए कितना है a2, और अस्थिर हमने जो कलांतर है उसका मान कितना ले लिया यहाँ पर फाई। उसके बाद अध्यारोपण के सिद्धांत से हम परिणामी विस्थापन यानी दोनों विस्थापन को आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद उसके बाद हमने साइन a प्लस बी का सूत्र काम में लिया। सूत्र लेने के बाद जो है साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स और कोस ओमेगा टी माइनस का जो के एक्स है उन पदों को आपस में क्या कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद फिर जो दो पद बच गए उनको फिर हमने क्या है नए कांस्टेंट मान लिए, और उसके बाद हम किसका मान निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे। और वो किससे, समीकरण 4 और 5 से। तो देखो इसमें आगे समीकरण 4 और 5 से हम आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके इनको आपस में ऐड करेंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा। तो देखो समीकरण सीधा लिख दें हम 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके आपस में जोड़ना है। तो देखो आर, यहाँ देखो a2 साइन फाई का भी स्क्वायर और आर कोस थीटा का स्क्वायर और आपस में जोड़ना है तो आर साइन थीटा का। ये हम जानते हैं कि दायां पद जो आपस में दाएं पद में जुड़ता है और बायां पद जो है वो बाएं पद में जुड़ता है। तो देखो इसमें इन दोनों पदों को ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों पद इनको आपस में ऐड करेंगे तो a1, और यहाँ में जो है a प्लस बी का सीधा होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। देखो ये प्रथम पद a1 यानी a है और ये a2 कोस फाई और ये क्या है b, और इसमें सीधा a की पद है तो डायरेक्ट हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a का स्क्वायर क्या होगा, a1 स्क्वायर, और ये हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a का मान कितना a1, तो a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b का मान ये है a2 कोस फाई। तो ये हो गया a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2ab, a और b का मान तो a1 a2 कोस फाई प्लस साथ में क्या बच गया ये, तो ये क्या हो गया सीधा स्क्वायर है ना, तो a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। अब देखो इसमें आगे हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है एक, और इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें देखो a2 स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई। और ये हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है 1। ये थीटा के पद में हो चाहे फाई के पद में, मान दोनों का एक ही आएगा। तो ये क्या बच गया आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। अगर हम यहाँ से क्या है स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट की फॉर्म में आएगा, तो r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ये रूट की फॉर्म। तो ये जो है वो क्या है परिणामी आयाम का मान जो हमने पहले इक्वेशन ज्ञात किया उससे, और इसको लिख देते हैं हम समीकरण पहले कितना 5 लिखा है क्या, 5 या 6 जो भी है। तो परिणामी जो आयाम का मान है वो कितना आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। अब इसी परिणामी आयाम से
हम ज्ञात करेंगे परिणामी तीव्रता का मान। ये हम जानते हैं कि जब आयाम मैक्सिमम होगा तो जो परिणामी तीव्रता है वो ऑटोमेटिक क्या होगी, उससे स्क्वायर का दुगनी होती है ना, तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अपने पास आ गया आर का रिजल्ट, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। और अपने को ये रिजल्ट है वो याद रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब अपने जो यहाँ हमने व्यतिकरण का जो गणितीय विश्लेषण पढ़ा है उसके अंदर अपने को यहाँ लास्ट के रिजल्ट याद करने हैं कि जैसे हमने पहले निकाला है आर की इक्वेशन, उसके बाद उसी हिसाब से हम क्या तीव्रता की इक्वेशन को हल करेंगे। ये दोनों फॉर्म है परिणामी आयाम के लिए। जो पहले हमने जो आर लिखा था ना, इक्वेशन ये आई थी ना अपने पास में, वाई बराबर आर साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस फाई, इसको आप सीधा लिख सकते हैं। तो यहाँ जो आर का मान है परिणामी आयाम, वो क्या है, दोनों वेव के आयाम के स्क्वायर के और इनके रूट के यानी योग के बराबर है। ये टोटल किसका मान है, आर का मान। अब देखो परिणामी आयाम से ही हम किसका मान ज्ञात करेंगे, परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो परिणामी तीव्रता हम कैसे निकालेंगे, तो ये एक सूत्र होता है परिणामी तीव्रता का, आई बराबर है परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो ये होता है आई समानुपाती, आप चाहे इसको ए स्क्वायर लिख दें या फिर आई समानुपाती आर स्क्वायर। और जैसे ही आप ये जो कांस्टेंट रहेंगे समानुपाती जो नियतांक है या जो वैल्यू है, तो यहाँ एक फिर नया कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ के लिख दिया, तो आई बराबर ये क्या हो गया के आर स्क्वायर, या आप क्या लिख सकते हैं इसको, आई बराबर है के ए स्क्वायर। यानी प्रोपोर्शनल चिन्ह को यहाँ से हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या मान लिया, के मान लिया। तो ये क्या है तीव्रता, और तीव्रता क्या है, आयाम के वर्ग के समानुपाती है। और ये जो हम ये रिलेशन कैसे होता है इनके बीच में कि आई समानुपाती ए स्क्वायर जो है वो ऐसा क्यों होता है, ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। जब ध्वनि की तीव्रता पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि आई समानुपाती जो ए स्क्वायर है वो क्यों आता है। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा सीधा यूज करेंगे इसका। तो देखो आर की वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट कर रखी है, तो आर कितना आया था, आर स्क्वायर बराबर तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। और आई बराबर क्या होता है के आर स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो आई बराबर है के आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान लिखेंगे सीधा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। यहाँ के को अंदर वापस गुणा कर देंगे, तो आई बराबर देखो के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर प्लस 2k A1 A2 इंटू cos फाई। तो यहाँ सीधा याद रखना, परिणामी तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। कांस्टेंट हटाएंगे, यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको हमने यहाँ के मान लिया। और हम जानते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले ज्ञात की है, तो यहाँ मैंने क्या किया है, आर स्क्वायर का सीधा मान रख दिया। ये देखो आई बराबर के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। और इसके बाद हमने क्या है, के को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से अपने को मान निकालना है, किसका, आई का मान निकालना है। तो ये हम जानते हैं पहले से कि प्रथम वेव के लिए जो है वो आयाम A1 है और दूसरे के लिए कितना है, A2। तो यहाँ देखो इसको हम कैसे चेंज करते हैं आपस में, देखो कि जब आई बराबर क्या है के ए स्क्वायर, अगर हम मान लेते हैं कि जो ध्वनि तरंग है उसमें से प्रथम वेव जो है उसका आयाम हमने कितना लिया है, A1 लिया है, तो उसके लिए हम तीव्रता कितना मान सकते हैं, I1 मान सकते हैं। और I2 क्या आएगा, फिर सेकेंड वेव के लिए तीव्रता कितनी आएगी, के A2 स्क्वायर। लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा कि 2k A1 A2 और इंटू साथ में क्या cos फाई, तो cos फाई तो क्या सेम रहेगा, लेकिन अपने को यहाँ जो है A1 और A2 है इनके मान आपस में चेंज करने पड़ेंगे। तो देखो इस समीकरण को थोड़ा सा आगे हम और हल करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो आई बराबर है के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर और प्लस 2। और इस के को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखो रूट के इंटू रूट के, और यहाँ साथ में क्या आएगा A1 इंटू A2।
क्योंकि यहाँ के कॉन्स्टेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप मल्टीप्लाई साथ में डबल लिखते हैं √2 इंटू √2 कितना होता है, हमेशा 2 होता है। इसलिए क्या है, के का जो डायरेक्ट मान है वो क्या लिखेंगे, √k इंटू √, क्योंकि पावर 1/2 है और ये भी क्या है, पावर 1/2 है, तो आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या आएगा फिर, k की पावर 1। तो हमने यहाँ सीधा क्या लिखा है, k की जगह √k इंटू √k, a1 a2 और इंटू साथ में क्या है, cos phi। अब देखो इसमें i बराबर है k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस, अब इस √k के साथ में यह मैं a1 लिख रहा हूँ, तो देखो 2 तो है ही पहले से, तो यह आ गया √k इंटू a1 और ये दूसरा √k इंटू a2 और साथ में क्या आ गया, cos phi। अब हम क्या करेंगे, यहाँ √k a1 और √k a2 का फिर मान पुट करेंगे, तो देखो क्या आएगा रिजल्ट। यहाँ देखो हम क्या करते हैं, यहाँ इसका वर्गमूल करते हैं, तो देखो i1 ये क्या हो गया, √i1 और ये क्या आएगा, √k और a1 स्क्वायर की जगह क्या हो गया, सिर्फ a1 बच गया, क्योंकि वर्गमूल करेंगे ना तो स्क्वायर जो है वो हट जाएगा। तो देखो √k इंटू a1 किसके बराबर है, √i1 के, तो इसी प्रकार i2 किसके बराबर आएगा, √i2 बराबर, देखो वर्गमूल करने से ये तो क्या है, √k हो जाएगा और वर्गमूल करते ये क्या, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या आ गया, √k a2। इसका मतलब क्या है कि √k a1 का मान कितना है, √i1 और √k a2 का मान कितना है, √i2। तो देखो इसमें, और k a1 स्क्वायर जो है वो क्या है, i1 और k a2 स्क्वायर क्या है, i2। तो ये मान जो है वो इस समीकरण में हम पुट करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो i बराबर है i1 प्लस i2 प्लस 2 √i1 और √i2 और ये क्या होगा यहाँ पर, cos phi। ये जो है वो मान किसका है, परिणामी तीव्रता का मान, यानी i बराबर है √i1 i1 प्लस i2 प्लस 2 √i1 इंटू i2 इंटू cos phi, ठीक है। और ये जो i का मान वो क्या है, यानी टोटल जो वेव है, दो ध्वनि तरंगे हैं, दोनों के लिए परिणामी तीव्रता कितनी आ गई, i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 √i1 इंटू √i2 इंटू cos phi। अब यहाँ पहले हमने ज्ञात किया आयाम और दूसरा हमने ज्ञात किया है कि दोनों वेव के लिए परिणामी तीव्रता कितनी थी, और अब यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे जो परिणामी कलांतर है वो कितना आएगा, ठीक है। और अपने को ये दोनों सूत्र याद रखने, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आयाम है उसका सूत्र तो ये होता है, सीधा याद रखना है कि जब r स्क्वायर यानी सारी जो है समीकरण वो फॉर्म स्क्वायर की फॉर्म में है, तो देखो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। अब यहाँ आपको स्क्वायर कम कर देना, देखो 2a1 a2 यानी इस 2 को आगे लेके आ जाओ और साथ में क्या आ जाएगा, cos phi। तो सीधा रिजल्ट है ना, r स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू cos phi। और इसी हिसाब से i का रिजल्ट सेम है, i1 प्लस i2 प्लस 2 √i1 इंटू √i2 इंटू cos phi। तो हमने क्या, दो रिजल्ट याद कर लिए। और तीसरा जो है वो क्या है, परिणामी जो कलांतर वो कैसे निकालेंगे। तो देखो परिणामी कलांतर निकालने के लिए हमने पहले दो इक्वेशन पढ़ी थी इसी डेरिवेशन के अंदर। तो a1 प्लस a2 cos phi बराबर क्या है, ये हमने कांस्टेंट लिया था r cos थीटा, और यहाँ क्या आया था a2 sin phi बराबर r sin थीटा। यानी जब परिणामी कलांतर निकालना है तो इन्हीं दोनों समीकरणों का हम उपयोग करेंगे। तो देखो परिणामी कलांतर, अब क्या करना है कि जो ये है ना सेकंड इक्वेशन r sin थीटा, इसमें अपने को r cos थीटा वाली जो इक्वेशन है इसका भाग लगाना है, यानी इसको डिवाइड कर देंगे। देखो तो r sin थीटा अपॉन कितना आ गया, r cos थीटा, और ऊपर क्या a2 sin phi और अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। तो ये क्या हो गया, r से r कैंसिल, तो क्या बच गया इधर tan थीटा, और ये आ गया a2 sin phi अपॉन
A1 प्लस A2 कोस फाई। और यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये सीधा इन्वर्स की फॉर्म में आएगा। तो ये क्या हो गया, tan इन्वर्स A2 साइन फाई बट्टा A1 प्लस A2 कोस फाई। ये क्या है, परिणामी कलांतर। तो यानी हमने तीनों रिजल्ट इसके ज्ञात कर लिए हैं। परिणामी आयाम थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ। ये अपने को सीधा याद रखना है कि आर स्क्वायर या फिर आर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। और आई का रिज़ल्ट हमने ज्ञात किया है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 इंटू कोस फाई। और अभी हमने ज्ञात किया है परिणामी कलांतर। तो थीटा बराबर tan इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाई। ये रिज़ल्ट न्यूमेरिकल में हम सीधा यूज करेंगे इनका। तो आर का मान, आई का मान और थीटा का मान, यानी कलांतर आ गया, यानी आयाम, तीव्रता और कलांतर। अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमने अभी व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण ज्ञात किया है, या फिर हम ऐसा कहें कि आयाम का मान ज्ञात किया है, तीव्रता का मान ज्ञात किया है और कलांतर का मान ज्ञात किया है। और ये हमने इसी के अंदर अभी पढ़ा है कि व्यतिकरण के कारण जो है वो दो प्रकार की घटनाएं हैं। एक तो संपोषी व्यतिकरण है और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। तो हम ये देखेंगे कि व्यतिकरण के अंदर जो है वो संपोषी की घटना कब होती है और विनाशी की घटना कब होती है। तो इसके लिए देखो मैथमेटिकल रूप में इसको कैसे बताएंगे। तो संपोषी व्यतिकरण की परिभाषा हमने पहले क्या पढ़ी है कि तरंगें किस में होती है, समान कला में। तो आयाम जुड़ेंगे तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और विनाशी में जब विपरीत कला में होती है तो आयाम घटने से तीव्रता भी क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो देखो दो घटनाएं हैं, तो इसमें पहला कौन सा है, संपोषी व्यतिकरण। यानी संपोषी व्यतिकरण क्या है, तरंगें किस में होती है, समान कला में। तो आयाम मैक्सिमम होने से तीव्रता भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखो इसमें कि मान लेते हैं कि संपोषी व्यतिकरण की जो कला में, यानी कलांतर जो है वो कितना होता है हमेशा फाई से, यानी 0 से लेके 2 पाई, 4 पाई, या इसको आप 6 पाई या 2n पाई, यानी क्या होता है, समगुणज। देखो कि संपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर है वो हमेशा कितना होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या जो है वो क्या होता है, समगुणज होता है। अब देखो सम संख्या में देखो, अब हम इसी के आधार पे ये हम देखेंगे कि यहाँ इनका एक्चुअल में महत्व क्या है। तो हम जानते हैं कि कलांतर और पथांतर में जो है वो रिलेशन होता है, अपने वो काम में नहीं आएगा इतना। तो देखो कलांतर बराबर है, सीधा कलांतर बराबर होता है पथांतर, और साथ में है 2 पाई इंटू लैम्डा से गुणा कर दो इसको। यानी कलांतर बराबर पथांतर, और पथांतर किससे गुणा करना है, 2 पाई अपॉन लैम्डा से गुणा करना है। अब संपोषी व्यतिकरण में हमेशा फाई यानी कलांतर कितना होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, यानी समगुणज के रूप में होता है। अब देखो इसमें यहाँ से हम पथांतर के मान आसानी से निकाल सकते हैं कि संपोषी व्यतिकरण की घटना कब घटित होती है। तो संपोषी व्यतिकरण में याद रखना कि समगुणज की फॉर्म में आता है। देखो 0, 2, 4, 6 आगे, तो कलांतर बराबर याद रखना हमेशा पथांतर, और साथ में मल्टीप्लाई करना किससे, 2 पाई अपॉन लैम्डा से। अब देखो यहाँ मैं कलांतर पहले ये सारे मान रख रहा हूँ, तो कलांतर यहाँ शून्य ले रहा हूँ। देखो प्रारंभ में तो कलांतर 0 है, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर हमने मान लिया डेल एक्स है, यानी दो पद का अंतर है। जब आप डिस्टेंस निकालेंगे x2 माइनस x1, तो मैंने यहाँ सीधा लिखा है डेल एक्स। तो डेल एक्स का रिजल्ट क्या आएगा, 0। कि जब फाई बराबर कितना है, 0, तो डेल एक्स भी अपने पास में कितना आएगा, 0 आएगा, क्यों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो डेल एक्स बराबर 0। जब आप फाई का मान कितना लेते हैं, यानी कलांतर कितना है, अगर 2 पाई है दो वेव के बीच में, तो देखो यहाँ मैंने रखा है कलांतर का मान 2 पाई, और ये पहले से है ही 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर हमने कितना मान लिया, डेल एक्स।
अब देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो लैम्डा इधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया ना, तो डेल एक्स बराबर क्या आएगा अपने पास में, लैम्डा। यानी पदांतर का मान कितना आ रहा है, लैम्डा। वापस क्या है, 4 पाई रखेंगे तो कितना आएगा, देखो मैं ये जो भी फाई के मान है वो सारी सूत्र में रख रहा हूँ, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जब कलांतर की वैल्यू अगर ये होती है तो वेव के बीच में पथांतर कितना होता है, यानी पथ का अंतर कितना होता है। तो कलांतर हमने ले लिया, 0 ले लिया, 2 पाई है। अब देखो 4 पाई से चेक करते हैं तो कलांतर कितना है, 4 पाई, तो 2 पाई अपॉन लेमडा, तो ये है 2 पाई अपॉन लेमडा, और पथांतर कितना है भी, डेल एक्स। अब देखो ये कितना आ गया, 2, तो यहाँ कितना हो गया, 2 लेमडा, ये लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, डेल एक्स। अब देखो पथांतर को जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में चेंज हो रही है, देखो डेल एक्स के, कि जब फाई बराबर कितना है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो देखो पथांतर का मान कितना आता है, तो देखो डेल एक्स बराबर रिजल्ट क्या है अपने पास में, ये रहा 0, और डेल एक्स बराबर कितना है, लेमडा, और ये कितना है 2 लेमडा। इसी हिसाब से आगे 2 लेमडा, 3 लेमडा, जितने भी सारे हम वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये कितना हो गया, फिर देखो पथांतर का मान कितना है, 0 लेमडा 2 लेमडा, या आप सीधे अगर इसका सीधा लिखना चाहें तो हम एन लेमडा से भी इसको दर्शा सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ठीक है, अब देखो जितने भी इसके सारे मान हैं वो हम वापस आगे निकालेंगे। तो संपोषी व्यतिकरण में जो है, यानी फाई का मान ये है 0, 2 पाई, यानी समगुणज रूप में होता है, और पदांतर में से कितना है, 0 लेमडा 2 लेमडा की सीरीज चलती है आगे। अब इसी के आधार पे हमें परिणामी आयाम का मान निकालेंगे। देखो परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, देखो इसमें आर का मान हमने सीधा निकाला है, √a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। अब यहाँ देखो कि फाई बराबर यानी कलांतर कितना है, 0, 2 पाई, तो यहाँ हम क्या करेंगे, फाई का मान रखेंगे। तो देखो इसमें कोस फाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो कोस फाई में प्रारंभ में क्या है 0, तो कितना आ गया, और कोस 0 हमेशा कितना होता है 1। इसका मतलब क्या है, कोस फाई की यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी संपोषी व्यतिकरण के अंदर जो है वो कोस फाई कितना होगा, हमेशा 1 आएगा। अगर आप यहाँ क्या रखेंगे, 2 पाई रखेंगे, तो कोस 2 पाई फिर कितना होता है 1 होता है। तो देखो यहाँ इसका मान कितना हो गया 1, तो आर बराबर क्या आएगा, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया 2a1 इंटू a2। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, ये हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें भी क्या है सेम कंडीशन है। तो यहाँ क्या है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो r बराबर क्या आएगा, देखो a1 प्लस बी का मान कितना a2, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है रूट। तो स्क्वायर और रूट आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, r बराबर a1 प्लस a2। और यही हमने क्या है पहले डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि संपोषी व्यतिकरण में आयाम आपस में क्या जुड़ते हैं तो तीव्रता अधिकतम हो जाती है। तो देखो संपोषी व्यतिकरण के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या आ रहा है, r बराबर a1 प्लस a2, यानी अपना रिजल्ट क्या है बिल्कुल सही है। यदि हम मान लेते हैं कि जो दो वेव हैं क्या है समान आवृत्ति में, तो उनके लिए आयाम कितना आएगा, a1 बराबर a2 बराबर कितना a, तो r बराबर क्या आएगा, मान रखेंगे तो a प्लस a बराबर कितना हो गया 2a। यानी जब समान आवृत्ति की तरंगें किसी मीडियम में संचरित होती है तो उनका जो आयाम है वो आपस में जुड़ जाता है, तो r बराबर 2a। अब इसी आधार पे हमने क्या है भाई, सबसे पहले हमने आयाम का मान निकाला है संपोषी व्यतिकरण की घटना में। अब किसका मान निकालेंगे, परिणामी जो तीव्रता है, तीव्रता की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो तीव्रता का सूत्र हमने याद किया पहले, I बराबर I1 प्लस
I2 प्लस 2√I1 और रूट इंटू कोस फाई। और हम जानते हैं संपोषी व्यक्तिगण में कोस फाई कितना होता है 1, तो I बराबर कितना आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 और रूट I2, क्योंकि कोस फाई कितना हो गया 1। अब इसको हम क्या करेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो I बराबर है, इसको मैं लिख रहा हूँ सीधा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें कि जैसे आप √I1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा I1। तो देखो √I1 का स्क्वायर है तो ये आपस में कैंसिल हो जाए, तो क्या बच गया अपने पास में I1। इसी हिसाब से √I2 है तो रिज़ल्ट क्या आ गया अपने पास में I2। तो ये किसका हो गया √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, सीधा रिजल्ट है। ये किसका मान आ गया, परिणामी तीव्रता का मान। और यदि हम मान लेते हैं कि √I1 और √I2 यानी जो भी वेव आ रही है उनके लिए तीव्रता क्या है, दोनों में इक्वल है, तो √I1 बराबर √I2 इजिकल टू कितना हो गया। अगर मान लेते हैं कि I0 है तो यहाँ देखो √I1 √I2 बराबर कितना I0, तो यहाँ जो I1 और I2 है इसका मान क्या रखेंगे I0। तो देखो रिजल्ट क्या आएगा I0 प्लस फिर कितना हो गया I0 और ये क्या है इनका होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2I0 और ये क्या है होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4I0 स्क्वायर। यानी कि जब आयाम अपने पास में क्या आया था R बराबर 2A, तो R क्या आ रहा है प्रारंभिक मान का यानी 4 गुना, यानी जब आयाम डबल है तो तीव्रता ऑटोमेटिक क्या हो गई उसके स्क्वायर की डबल हो जाएगी। यानी R बराबर 2 है तो I बराबर कितना आ गया अपने पास में 4I0। अब देखो ये जो हमने सारी घटनाएं पढ़ी वो किसके लिए पढ़ी है, संपोषी व्यक्तिकरण के लिए। अब दूसरी जो कंडीशन है वो हम याद करेंगे किसके लिए, विनाशी व्यक्तिकरण के लिए। तो देखो इसमें तो व्यक्तिकरण में हमने पहले घटना पढ़ी है संपोषी व्यक्तिकरण और दूसरा क्या है विनाशी व्यक्तिकरण। और विनाशी व्यक्तिकरण में देखो जो दोनों तरंगें वो किस में होती है विपरीत कला में। तो देखो फाई बराबर इसमें फाई कितना होता है पाई, यानी विषम गुणज होता है पाई 3 पाई और 2n प्लस 1 इंटू पाई का गुणज, क्योंकि जैसे आप यहाँ n का मान कितना रखेंगे 0 रखेंगे तो ये कितना हो गया 0 और क्या बच गया पाई रखे। अगर 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3 पाई, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 5 पाई। तो फाई बराबर कितना है 2n प्लस 1 इंटू पाई के बराबर। अब देखो कलांतर बराबर क्या होता है, कलांतर बराबर है पथांतर और 2 पाई अपॉन लेमडा से गुणा करना, और कलांतर का मान रखेंगे कितना पाई। तो देखो 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर हमने मान लिया डेल एक्स, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, इधर क्या आएगा लेमडा और नीचे 2, तो यानी डेल एक्स है वो किसके बराबर आएगा लेमडा बाई 2 के बराबर आएगा। फिर आप कितना रखेंगे 3 पाई रखेंगे तो 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स, तो डेल एक्स कितना आएगा ये आपस में कैंसिल हो गए, तो 3 लेमडा अपॉन 2 बराबर कितना है डेल एक्स। 5 पाई रखेंगे तो 5 पाई बराबर कितना है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स, तो पाई से पाई कैंसिल और 5 लेमडा अपॉन 2 बराबर कितना हो गया डेल एक्स। अब इसमें देखो संपोषी व्यक्तिकरण के अंदर जो है अपने पथांतर का मान कितना आया था डेल एक्स बराबर 0 लेमडा 2 लेमडा, और विनाशी व्यक्तिकरण में क्या आ रहा है लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 और 5 लेमडा बाई 2। अब पहले हमने जो संपोषी व्यक्तिकरण के लिए जो आयाम का मान ज्ञात किया है उसमें रिजल्ट क्या आया था R बराबर A1 प्लस A2, और ये मान किसके लिए था संपोषी व्यक्तिकरण के लिए। अब इसी आधार पे हम देखेंगे कि विनाशी व्यक्तिकरण के अंदर जो है वो परिणामी आयाम की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि हम परिभाषा के अनुसार तो जानते हैं कि संपोषी में क्या होता है आयाम आपस में जुड़ता है, और विनाशी में क्या होता है भाई परिणामी तीव्रता कम हो जाती है यानी आयाम क्या होता है
घटता है तो यानी A1 माइनस A2। अब इसको हम क्या है यहाँ मैथमेटिकल रूप से सिद्ध करेंगे कि A1 माइनस A2 कैसे आएगा। तो देखो R बराबर क्या होता है, रूट A1 स्क्वायर, R बराबर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। ये रिजल्ट हम याद करें किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो देखो इसमें कि फाई जो है वो हमने कितना लिया था, पाई, 3 पाई, 5 पाई और 2n+1 इंटू पाई के रूप में। तो कोस पाई यानी कोस 180 कितना होता है, -1। तो यहाँ इसमें मान रखेंगे तो R बराबर क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कोस फाई कितना है यहाँ -1। तो R बराबर क्या हो गया, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस का 2A1 A2। तो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास में, R बराबर रूट A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो R बराबर क्या बच गया, A1 माइनस A2। और ये हमने डेफिनेशन अंदर भी देखा है पहले कि विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, A1 माइनस A2। तो जब विनाशी व्यतिकरण में A1 माइनस A2 है तो ऑटोमेटिक तीव्रता भी क्या हो जाएगी, न्यूनतम आएगी, ठीक है ना। अब इसी आधार पे हम किसका मान निकालेंगे, तीव्रता की वैल्यू निकालेंगे। तो तीव्रता के लिए हमने पहले सूत्र निकाला था ना, I बराबर I1 प्लस I2 2 रूट I1 इंटू I2, और कोस फाई हमेशा इसमें कितना रहेगा, विनाशी व्यतिकरण में -1। चाहे आप कितना भी मान रखें, पाई रखें, 3 पाई रखें या 5 पाई, हमेशा कोस फाई किसके बराबर आएगा, -1। और समकोशी व्यतिकरण हमेशा कोस फाई कितना आएगा, +1 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस कोस फाई कितना है, -1 आएगा। तो यहाँ मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ, इसमें माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो ये कितना है, कितना आएगा मान, रूट I1, और ये कितना हो गया, रूट I2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो R और I में जब दोनों में आप ये लेते हैं कि जब दोनों वेव आ रही है किसी मीडियम के अंदर, तो मान लेते हैं उनका जो आयाम है वो क्या है, बराबर है। तो देखो रिजल्ट क्या आएगा कि जब आप ये मानते हैं कि A1 बराबर क्या है, A2, और किसके बराबर है, A के, तो देखो मान रखेंगे तो R बराबर क्या आएगा, 0। यानी विनाशी व्यतिकरण में परिणामी आयाम क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों कि हम जानते हैं विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, जो भी वेव आती है मीडियम में वो किस में होती है, विपरीत कला में होती है। यानी ये प्लस है तो ये क्या होता है, माइनस है। जब आप इनको आपस में ऐड करेंगे तो R बराबर क्या आएगा, भी 0 आएगा। और अपने देखो मैथमेटिकल रिजल्ट भी क्या आ रहा है, R बराबर 0 आ रहा है। तो सेम पोजीशन है कि जब आप जब R अपने पास में क्या होगा, 0 आएगा ना, तो हम ये चेक करेंगे कि परिणामी तीव्रता कितनी आएगी। तो देखो रूट I1 बराबर रूट I2 है, आप कोई भी एक पॉइंट मान लें, यानी I नोट के बराबर ले लिया हमने। तो जैसे आप इसके अंदर I नोट रखेंगे, क्योंकि दोनों पद क्या हो गए, सेम हो गए ना, तो दोनों पद यानी सेम, आपस में इनको घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अपने पास में 0 आएगा। तो I बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। जब आयाम क्या है, 0 है, तो तीव्रता भी क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो ये क्या हमने व्यतिकरण का पहले रिजल्ट पढ़ा है, उसके बाद हमने संपोषी व्यतिकरण और दूसरा क्या है, विनाशी व्यतिकरण। तो जितने भी हमने जो भी इसमें डेरिवेशन कैलकुलेट किया है उसका सीधा सा सारांश ये है कि संपोषी व्यतिकरण के अंदर जितने भी सारे मान हैं वो सम संख्या में आएंगे, और विनाशी व्यतिकरण में क्या आएंगे, विषम संख्या के रूप में। और संपोषी व्यतिकरण में आयाम और तीव्रता हमेशा मैक्सिमम होती है, और विनाशी व्यतिकरण में क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और इससे आगे वाला जो लेसन है उसके अंदर हम इससे संबंधित जो है वो न्यूमेरिकल हल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।